हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें अपन पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें अपन न्यूमेरिकल, थ्योरी टाइप क्वेश्चन और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना वो रखते हैं, कोई अलग ही अपना नज़रिया रखते हैं। क्योंकि जो ताप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्ज़ाम में 80% आने के उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। कितने? 80% आने के चांस रहते हैं उनके, 80% से ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। इसलिए आप टेम्परेचर वाले के क्वेश्चंस को ना छोड़ें। और न्यूमेरिकल भी आने के 50% चांस रहते हैं न्यूमेरिकल आने के, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल को भी ना छोड़ें। और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो में फिर एंड में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपका स्कोर कितना होता है। अपने स्कोर को भी बताना और हमें वीडियो को एंड में बताना है ये सब कुछ। और इससे पहले हम ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। इससे पहले हम आपके डाउट को भी बताते रहेंगे। अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। बोल रहा है कि 10 ओम का एक वर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। किसी एक तार को 10 ओम का है, कोई एक तार है, उसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। 10 ओम है। इसको वर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। वर्ताकार रूप में मोड़ दिए इसको। वर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। ए व बी तार माना, इसको वर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध कितना था? 10 ओम। यदि इसको मोड़ा जाएगा तो आधा आधा हो जाएगा, 5 ओम और 5 ओम। कितना? 5 ओम और 5 ओम। 5 ओम और 5 ओम किस में है? पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होता है तो क्या होता है? 5 गुणा 5 अपॉन में 5 प्लस 5, तो 25 अपॉन में 10 यानी 2.5 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जैसे समांतर क्रम में हो, यानी ओम का मान यानी प्रतिरोध का मान समान हो, यानी एक से अधिक हो, तो R अपॉन N होता है समांतर क्रम के लिए। तो 5 अपॉन में 2 तो 2.5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? वर्ताकार बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा? 2.5 ओम। कितना हो जाएगा? 2.5 ओम। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? 2 ओम। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 4.5 ओम। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 2.5 ओम। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 8.5 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 2.5 ओम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को 5 एम्पियर की धारा से आवेशित किया जाता है। यानी कोई 2 वोल्ट, दो तो क्या है? वोल्ट, 0.1 ओम की आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को 5 एम्पियर की धारा से आवेशित किया जाता है। तो बैटरी के टर्मिनल के बीच विभवांतर होगा, जो बैटरी के टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होगा ना, वो क्या होगा? ये अपने को क्या दिया हुआ है? ई की वैल्यू दी हुई है विद्युत वाहक बल की। तो बैटरी के टर्मिनल के बीच विभवांतर का वैल्यू मतलब वी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि धारा के चैप्टर में फॉर्मूला आता है विभवांतर, विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य जो संबंध होता है ना, वो होता है V बराबर E प्लस आई आर। ई प्लस आई आर, जहाँ V क्या होता है? विभवांतर टर्मिनल के बीच, बैटरी के टर्मिनल के बीच। E क्या होता है? विद्युत वाहक बल। E क्या होता है अपना? विद्युत वाहक बल। I क्या होता है अपना? करंट, धारा। और R अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसमें अपन वैल्यूज को रखेंगे। V अपने को ज्ञात करना है, V अपने को ज्ञात करना है। E का मान कितना है? 2 प्लस धारा का मान कितना है? 5 इंटू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0.5, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? 1.5 वोल्ट। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 2.5 वोल्ट। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 3.5 वोल्ट। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 4.5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 वोल्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 वोल्ट। इसकी धारा वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? बैटरी के टर्मिनल के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? 2.5 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, ये अपना थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, जो
ये अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन है अगला कि विभव मापी के तार का पदार्थ होता है। एक विभव मापी के तार का पदार्थ किसका बना होता है। जो एक विभव मापी का तार का पदार्थ होता है ना, वो हमेशा बना होता है मैग्नीन और कॉन्स्टेनन का। किसका? मैग्नीन और कॉन्स्टेनन का। तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर तांबा लिख लेना आप। क्या है ए ऑप्शन, क्या बोल रहा है? तांबा। ए ऑप्शन है तांबा। बी ऑप्शन बोल रहा है आपका स्टील। सी ऑप्शन बोल रहा है मैग्नीन और डी ऑप्शन बोल रहा है एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीन। मैग्नीन व कॉन्स्टेनन का बना होता है। विभव मापी के तार का पदार्थ क्या होता है? मैग्नीन व कॉन्स्टेनन का। किसका होता है? मैग्नीन व कॉन्स्टेनन का। इसका याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसका बना होता है? मैग्नीन। किसका बना होता है? मैग्नीन व कॉन्स्टेनन का। मैग्नीन व कॉन्स्टेनन का बना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, फटाफट करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 100 वोट कितना? 100 वोट यानी पावर का मान कितना दिया हुआ है अपने को? 100 वोट। 100 वाट, 100 वोट। 250 वोल्ट। वी का मान कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? तो आर का मान पूछ रहा है। अगली स्लाइड पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पावर बराबर वोल्ट गुणा विभवांतर गुणा धारा, पी बराबर वी आई होता है। ये अपने प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा था हमने, ये फॉर्मूला होता है। अगली स्क्रीन पे बता रहा हूँ मैं आपको। पी बराबर क्या होता है? वी आई। और अपन जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन आर। आई बराबर वी अपॉन आर। इसका मान पी वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू रखेंगे वी गुणा वी अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से निकालेंगे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि ये आर तो यहाँ पे चला जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। फॉर्मूला क्या निकाला अपन ने? आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो आर की वैल्यू निकालनी है। वी की वैल्यू क्या दे रखी है? कितने वोल्ट दिया हुआ है? 250। 250 इंटू 250। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100। 100 दो जीरो से 2 जीरो जाएगी और 25 को 25 से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो कितना आंसर आता है? 625 ओम। कितना आ जाएगा? 625 ओम। इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है अपने से? 80 ओम। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है अपने से? ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? 80 ओम। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 625 ओम। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 25 ओम। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 600 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 625 ओम हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 625 ओम। आप इस फॉर्मूले को मैं वापस बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। और एक पी बराबर क्या होता है? वी आई। एक क्या होता है? पी बराबर वी आई। एक क्या होता है? पी बराबर वी आई। अब इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। इस फॉर्मूले को आप क्या कर लेना? नोट कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है 100 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध है कि रेजिस्टेंस का मान कितना है? 100 ओम। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स बढ़कर 10 से 60 वेबर हो जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा प्रेरित आवेश का मान क्या होगा? तो इसमें यदि रेजिस्टेंस का मान 100 है और आपको बोल रहा है जो चुंबकीय फ्लक्स है यानी फाई का मान वो कितना हो जाता है? वो 10 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है, 60 वेबर हो जाता है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश का मान क्या होगा? जो आवेश का मान क्या होगा? परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रेरित आवेश का मान क्या होगा? जो डेल क्यू का मान है वो क्यों पूछ रहा है अपने को? ये क्या था? डेल फाई था अपने पास और डेल क्यू का मान अपने को पूछ रहा है। तो अगली स्क्रीन पे बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है? 100। अपने को किसका? अपने को फाई में परिवर्तन कितना दे रखा है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन दे रखा है 10 से 60, यानी 60 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और 50 आ जाएगा। ये डेल फाई का मान चुंबकीय विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। और अपने को पूछ रहे हैं कि जो डेल क्यू यानी आवेश में परिवर्तन होगा, प्रेरित आवेश, वो क्या होगा? तो अपन जानते हैं कि उसमें अपन लेंस वाले चैप्टर में आता था ना, वो किसके? प्रेरित विद्युत वाहक बल वाले में चैप्टर में। तो उसमें आता था कि जो आवेश होता है, आवेश में परिवर्तन, वो होता है डेल फाई अपॉन में आर। डेल फाई अपॉन में आर। डेल फाई की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? 50।
आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 अपन जानते हैं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है 0.8, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 0.9, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है 0.5, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है 0.4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा से, यानी जो 0.5 होता है ना वो क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, प्रेरित आवेश हो जाएगा। परिपथ में प्रेरित प्रवाहित होने वाला प्रेरित आवेश का मान हो जाएगा 0.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है 6th क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, अर्थात आपने को ऐसे पूछ रहा है कि जो ये 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा, किलो वाट हावर, 1 किलोवाट घंटा यानी 36 गुणा वोट का मतलब कितना हो जाएगा 1000, हावर का मतलब, और इसको करा देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये होता है 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। कितना होता है 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसमें दिख रहा भी अपने को कि ये 36 गुणा 10 की पावर 5 लिखा हुआ है। क्या है 36 गुणा 10 की पावर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3610 की पावर 5 जूल हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की पावर 5 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसको आप लिख लेना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 देशों, यहाँ पे लिख लेना देशों की जगह, देशों रोंग है यहाँ पे, तो आप देशों की जगह लिख लेना 200 सदिशों, नहीं 2 सदिशों के परिणाम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने को कि 2 सदिशों के परिणाम अधिकतम होने की शर्त क्या होती है। तो यहाँ पे 200 को कट कर लेना, यहाँ पे लिख लेना 2 लिख लेना। 2 सदिशों के परिणाम अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए, कोण कितना होना चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं कि 2 सदिशों का परिणाम निकालते हो तो उनका फॉर्मूला होता है √p² प्लस q² प्लस का 2pq कोस फाई, अर्थात कोस 0 जब भी होगा तो क्या हो जाएगा 1, अर्थात इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 डिग्री, तो कोण का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा, न कि 90 डिग्री, न कि 180। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 0 सही हो जाएगा। डी रोंग हो जाएगा। 0 डिग्री होने पर इसकी क्या होगी, मैक्सिमम की कंडीशन आएगी। इसकी मैक्सिमम की कंडीशन कब आएगी, जब 0 डिग्री मान होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो सदिश के अधिकतम होने की परिणाम के लिए कोण कितना होगा 0 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है। मीनार की चोटी से पत्थर गिरते हैं, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिरते हैं तो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है, तो मीनार की ऊंचाई लगभग होगी। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को नीचे फेंका जाता है, मीनार की चोटी से नीचे फेंका जाता है पत्थर को, 4 सेकंड का समय लेता है। ये 4 सेकंड का समय लेकर नीचे पहुंच जाता है, तो मीनार की चोटी से नीचे की लगभग ऊंचाई कितनी होगी वो पूछ रहा है। सबसे पहले बता दूं, किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो अपना प्रारंभिक वेग यानी u बराबर क्या होता है 0 होता है। क्या होता है u बराबर 0, u बराबर 0 होगा। अपने को ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई लगभग क्या होगी, क्या पूछ रहा है अपने को, ऊंचाई लगभग क्या होगी। तो इसमें ऊंचाई नहीं, ऊंचाई लगभग है, तो इसकी ऊंचाई s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो इसकी मीनार की ऊंचाई नहीं पूछेगा यहाँ से, आपको मीनार से नीचे आने में लगा वेग का मान पूछेगा। नीचे आने में लगे वेग, मीनार के नीचे आने में लगा वेग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं कि गति के फर्स्ट लॉ से v बराबर u प्लस 80, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा था तो u की वैल्यू क्या होगी 0, और a बराबर किसके होता है g के। क्या होता है a बराबर g के, तो v बराबर क्या हो जाएगा gt, v बराबर gt, तो v बराबर क्या हो जाएगा g का वैल्यू 10 गुणा t की वैल्यू 4, अर्थात 40 मीटर या फिर 40 मीटर पर सेकंड। अपने को जो क्वेश्चन में पूछेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बोल रहा है 30 मीटर, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 40 मीटर, सी ऑप्शन बोल रहा है 20 मीटर और डी ऑप्शन बोल रहा है 10 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा मीनार की
ऊंचाई बोले चाहे मीनार से नीचे आने में लगा वेग का मान 40 मीटर पर सेकंड, या फिर 40 मीटर बोले ऊंचाई तो 40 मीटर हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी, आप इसको सही कर लेना। नीचे आने में लगा वेग क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति सीधी प्रथम आधी दूरी v1 वेग से, एक व्यक्ति है जो सीधी प्रथम आधी दूरी v1 वेग से तय करता है और विशेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। तो औसत वेग होगा, तो उनका जो औसत वेग बोल रहे हैं वो क्या होगा। आपको बता दूं कोई एक व्यक्ति है वो ए पॉइंट से जाता है और v1 दूरी तय करता है और अपनी आधी दूरी तय करता है बी बिंदु पर जाने में, तो वो v2 वेग से करता है। किससे, v2 वेग से। जब भी आपको ऐसे बोल दिया जाए तो उसके एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बता दूं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। v एवरेज इक्वल टू v2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है 2v1 प्लस v2। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 2v1 v2 अपॉन में v1 रॉन्ग। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है 2v1 इंटू v2 रॉन्ग। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है नन ऑफ दीज यानी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ही नहीं दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होता है, ये होता है वी एवरेज इज इक्वल टू यानी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं। इसका वी एवरेज बराबर होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है इसका आंसर, इसलिए आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगता है, यानी मोस्ट न्यूमेरिकलों में लगता है, फॉर्मूला मोस्ट भी है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। प्रक्षेपण बिंदु पर पुनः वापस पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा। एक प्रक्षेपण बिंदु पर वस्तु वापस पहुंचती है तो उसका वेग क्या होगा यदि उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यूं से प्रक्षेपित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यदि ए बिंदु से उसको प्रक्षेपित किया जाता है और वो बी बिंदु पर आती है, यू वेग से फेंका जाता है, वी वेग से आती है, मानो वो वी वेग से आती है, तो पहुंचने में वेग क्या होगा। यानी जो ये वी वेग से आती है तो ये वी वेग यू का क्या होगा, वी वेग यू का क्या होगा, वी यू के बराबर होगा, दुगुना होगा, चार गुना होगा। तो जैसे कि बात को बता दूं ये कि ए से बी पर उसी बिंदु पर आ रही है तो इसका वेग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, अर्थात जो यू था वही v होगा, u बराबर v होगा, यानी दोनों का वेग समान होगा। तो वेग में नो चेंज, क्योंकि u से फेंका जाता है और उसी वेग से आ रहा है वह, तो दोनों का वेग समान हो जाएगा, यानी नो चेंज हो जाएगा। दुगुना इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, चार गुना रॉन्ग आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि ये दोनों का वेग क्या होगा, समान होगा, u बराबर v हो जाएगा। ये u से जाता है और v से आता है तो u बराबर v हो जाएगा, दोनों का वेग समान होगा, क्योंकि ये a से जाता है और उसी बिंदु पर आता है, यानी उसी बिंदु के समानार्थी आता है, उसी बिंदु के समांतर आता है, इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, समान वेग का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है। एक वस्तु को ऊपर की ओर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक वस्तु है उसको ऊपर की ओर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं। एक वस्तु को है ऊपर की ओर फेंका जाता है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, 15 मीटर पर सेकंड के वेग से। पृथ्वी की सतह से इसकी अधिकतम ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से इसकी एच मैक्सिमम, यानी पृथ्वी की सतह से इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी वो क्या होगी। जैसा कि आपको बता दूं कि अपन ने प्रक्षेप्य गति में पढ़ा है कि जो एच मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, एच मैक्सिमम क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। साइन की वैल्यू मैक्सिमम के लिए 1 होती है, तो यहाँ से साइन थीटा को हटा दिया है, एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसको आप नोट कर लेना फॉर्मूले को, मैं यहाँ से इरेज करूँगा अभी, तो नोट कर लेना, इसको ये इरेज कर दिया मैंने। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम बराबर क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो यू यानी क्या होता है वेलोसिटी, जी यानी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो वेलोसिटी का मान कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 upon में 2 इंटू जी का मान 10 मान लेते हैं, पर 9.8 होता है, लेकिन 10 के समथिंग मान लेते हैं अपन, 10 के समथिंग। तो इसके क्या हो जाएगा कि 15 इंटू 15 कितना होता है 225, कितना होता है 225 अपॉन में 2 इंटू 10,
2 इंटू 10, 2 से काटेंगे 11, 2 दूनी 4, पॉइंट लगेगा 2 5, 11 112.5 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 11.25। क्या आ जाएगा राइट आंसर 11.25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बे, जो 11.25 अधिकतम मीटर ऊंचाई होगी इसकी। ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन रॉन्ग, डी ऑप्शन रॉन्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बे, 11.25 मीटर क्या होगी इसकी ऊंचाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 11.25 मीटर होगी इसकी ऊंचाई, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बे हो जाएगा। तो आप बच्चों क्वेश्चंस को देखते रहिए, क्वेश्चंस को छोड़कर ना जाए बीच में, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के बीच में भी अपने ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ, आरआरबी ग्रुप डी और अन्य एग्जामों जैसे बैंक, रेलवे, टेक्निकल, इनमें जहाँ पर भी फिजिक्स आती है, अपनी जेई, अपनी आईआईटी, इनमें के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स जहाँ पे आती है, फिजिक्स के ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, फिजिक्स में आने वाले क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप छोड़ कर ना जाए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो अपन क्वेश्चन 13 पे है जो अपनी स्क्रीन पे है। एक समान वर्तीय गति में वेग व त्वरण सदिश होते हैं। एक समान वर्तीय गति में वेग व त्वरण सदिश क्या होते हैं। एक समान वर्तीय गति ऐसे होती है, एक समान वर्तीय गति, इसके अंदर अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करता है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगता है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो भी अंदर की ओर लगेगा सेंटर की तरफ, और इसका जो वेलोसिटी होता है वो इधर लगता है, जो वेलोसिटी होता है वो इधर लगता है। ये वी क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये और ये अपने एक दूसरे के क्या है, लंबवत, तो इनके मध्य क्या है बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, दोनों होंगे, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत, क्योंकि इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ये एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है और वेग क्या होता है ऊपर, यानी स्पर्शरेखीय होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बे, एक दूसरे के मध्य 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। 5 ग्राम की वस्तु पर, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो 5 ग्राम दिया हुआ है ये किसमें दिया हुआ अपने को, सीजीएस में मात्रक है, सीजीएस मात्रक। तो ये सीजीएस में मान दिया हुआ है। वस्तु पर 100 डाइन, तो ये भी सीजीएस में दिया हुआ है। 100 डाइन 10 सेकंड, 100 डाइन कार्यरत बल 10 सेकंड तक लगता है। तो वस्तु पर उत्पन्न वेग क्या होगा, जैसा कि मैं फॉर्मूलों में देखता हूँ ऑप्शंस में, तो ये भी सीजीएस में दिया हुआ है, तो इसको एमकेएस में नहीं बदलना है। तो इसको एमकेएस में नहीं बदलना है, एमटे को, यानी एमकेएस में नहीं बदलना है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। अपन मास की वैल्यू दी हुई है 5, बल की वैल्यू दी हुई है 100 और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेकंड। जैसा कि अपन जानते हैं कि ए बराबर एम ए होता है और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, तो वी अपॉन टी। तो एफ की वैल्यू अपने को दी हुई है 100, एम की वैल्यू अपने को दी हुई है 5, वी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है और टी की वैल्यू अपने को 10 दी हुई है। 5 दूनी 10, ये 2 यहाँ पे आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वी बराबर 200 सेमी पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। डी ऑप्शन 1000 रोंग, सी ऑप्शन 800 रोंग, बी ऑप्शन 400 रोंग, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी जो 200 सेमी पर सेकेंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा उत्पन्न वेग हो जाएगा। और ये सीजीएस मात्रक में है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा, सेमी पर सेकेंड। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। एक एलिवेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक एलिवेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जी गुरुत्वीय त्वरण से, एक एलिवेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जी गुरुत्वीय एक एलिवेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक एलिवेटर ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल ऊपर की ओर जी त्वरण से जा रहा है। इसमें एम द्रव्यमान की यात्री द्वारा एलिवेटर के तल पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। जो एम द्रव्यमान का यात्री है उसके द्वारा पृथ्वी की सतह से लगने वाला बल क्या होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि कोई एलिवेटर है ना, वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके कारण जो बल लगता है वो क्या लगता है, टेंशन लगता है। टेंशन तनाव बल लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है टी बराबर एम कोष्टक जी प्लस ए। ऊपर की ओर अपन फेंकते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे एक की वैल्यू जी के बराबर होती है, एक की वैल्यू जी के बराबर होती है।
तो इस फॉर्मूले पर में अपन रखेंगे तो तनाव का मान होगा T बराबर m कोष्टक जी, एक को भी जी मानेंगे तो जी, तो यहाँ से 2mg आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2mg। याद रखना कि इस चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकती है तो ए बराबर जी होता है, ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो ए बराबर माइनस जी होता है, तो ए बराबर माइनस जी होता है। क्या होता है ए बराबर माइनस जी। तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है 8mg, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 4mg, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है 6mg और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है 2mg, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2mg। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 2mg। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना कि तनाव का फॉर्मूला होता है तनाव बराबर T बराबर m कोष्टक g प्लस a। क्या होता है T बराबर m कोष्टक g प्लस a। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, अपनी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 मिनट में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि एक तो मास की वैल्यू यानी द्रव्यमान दिया हुआ है, एक गुरुत्व अपने को दिया हुआ है, मीटर ऊंचाई h दी हुई है और एक अपने को टाइम दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है। और अपन जानते हैं कि अपने को विरुद्ध किया गया कार्य पूछ रहा है, तो विरुद्ध किया गया कार्य होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है W बराबर mgh। mgh m की वैल्यू अपने को दी हुई है, अपने को कार्य ही पूछ रहे हैं। तो m की वैल्यू अपने को 10 दी हुई है, g की वैल्यू अपन 9.8 रख लेंगे, g की वैल्यू अपन 9.8 रख लेंगे, h की वैल्यू अपने पास 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो 98 जूल आएगा, क्योंकि पॉइंट से क्या चला जाएगा 10 चला जाएगा, तो 98 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98 जूल। क्या हो जाएगा 98 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसके क्या हो जाएंगे रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी जो 98 जूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको निकाल लेना W बराबर mgh के फॉर्मूले से, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर भी यही होता है। तो आप इसको इससे कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है कि एक बंदूक है, एक बंदूक से गोला दागा जाता है, कि एक बंदूक से गोली दागी जाती है, एक बंदूक से गोली दागी जाती है, एक ये बंदूक है इससे गोली दागी जाती है, ये गोली जा रही है यहाँ पे ऐसे ये तरफ आ रही है। तो यदि बंदूक पीछे की ओर गति करने के लिए स्वतंत्र हो तब बंदूक की गतिज ऊर्जा होती। यदि बंदूक पीछे की ओर स्वतंत्र हो तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जैसा कि आपको बता दूं कि जैसे बंदूक में से गोली छूटती है तो बंदूक भी पीछे की ओर थोड़ा अपना बल अनुभव करती है, यानी बंदूक भी जो पीछे की ओर है ना थोड़ा धक्का खाती है। अब वो धक्का खाती है तो वो क्या होती है कि जो गोली की गति होती है उससे कम खाती है, या फिर गोली की गति के बराबर खाती है, या फिर गोली की गति से ज़्यादा, या फिर गोली की गति से कम, या फिर ननौधिक। जैसा कि आपको बता दूं कि जो ये पीछे की तरफ धक्का खाएगी तो वो गोली से थोड़ा कम ही खाती है, हमेशा गोली से कम नहीं खाती है, गोली से ज़्यादा खाती है, गोली से ज़्यादा खाती है। इसलिए अपने को बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी इसमें से पूछ रहा है, तो गोली से हमेशा क्या होती है ज़्यादा होती है, गोली से हमेशा ज़्यादा होती है। तभी तो अपने को अपने शोल्डर को बचा के इसको क्या करना पड़ता है, इसका वो करना पड़ता है, इसको शूट करना पड़ता है, नहीं तो अपना शोल्डर क्या हो जाता है क्षति हो जाती है, शोल्डर की क्षति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है 2 kg द्रव्यमान, 2 यानी मास है, द्रव्यमान है 2, पहला है 2m दूसरा है m के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 8.1 है, 8:1 है। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 8:1 है, तब उनके लिए रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। जैसा कि बता दूं कि रेखीय संवेग व गतिज ऊर्जा और मास में संबंध होता है P बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी। √2m काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, √2m और काइनेटिक एनर्जी होता है। अपने को दिया हुआ है मास और काइनेटिक एनर्जी, और अपने को क्या पूछ रहा है जो संवेगों का अनुपात पूछ रहा है। तो P1 मान लेंगे, इसको P1 इसको मान लेंगे, M1 इसको मान लेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 इसको मान लेंगे। तो P1/P2 बराबर √2m2 और काइनेटिक एनर्जी 2। अगली स्क्रीन पे बता रहा हूँ, इसको इरेज करके यहाँ से जो P1/P2 होगा, जो P1/P2 होगा वो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। तो √m1 की वैल्यू क्या है 2 × 8 और इधर m2 की वैल्यू क्या है 1
इंटू 1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2 का अनुपात कितना दिया हुआ है 8/1। जो काइनेटिक एनर्जी 1 है वो 8 है, काइनेटिक एनर्जी 2 है वो 1 है। तो ये कितना हो जाएगा √16/1। और √16/1 क्या होता है 4/1, अर्थात 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन बोल रहा है अपने को 2:1 होगा, बी ऑप्शन बोल रहा है 4:8 होगा, सी ऑप्शन बोल रहा है 4:A होगा, डी ऑप्शन बोल रहा है 4:2, 5:2 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:1 होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा 4:1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है कि 1 वोल्ट किसके समतुल्य होता है। 1 वोल्ट होता है ना, वो किसके समतुल्य होता है, 1 वोल्ट समतुल्य होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि जो अपन कार्य वाले चैप्टर में पढ़ते हैं या फिर विभव वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि V बराबर क्या होता है W/Q होता है। ये किसका होता है, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। अर्थात वर्क को कर दो 1 जूल, कार्य और आवेश को कर दो 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम करने पर जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। तो 1 जूल पर सेकंड हो जाएगा। 1 वोल्ट का मान कितना हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। 1 जूल रॉन्ग, ये राइट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे लिख लेना गुलाम की जगह आप लिख लेना कूलाम, प्रति कूलाम लिख लेना आप यहाँ पे, प्रति कूलाम हो जाएगा। और सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 1 जूल प्रति सेकंड, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम, क्योंकि V बराबर क्या होता है W/Q होता है। V बराबर W/Q होता है। V विभव है, W वर्क है, Q आवेश है। राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया, वह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P है। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E में रखा जाता है। E में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रखा गया है। तो सदिश P व E के मध्य कोण क्या होगा। सबसे पहले इसे बता दूं, क्या आपको जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है द्विध्रुव में PE sin थीटा माइनस PE sin थीटा। कितनी होती है -PE sin थीटा। साइन की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री होता है। 1 होगी तो U बराबर क्या होगा -PE होती है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो क्या बोल रहा है, जो इसकी मान न्यूनतम कब होगा, इसका मान न्यूनतम कब होगा। लेकिन ये यहाँ पे शायद साइन थीटा नहीं होता, यहाँ पे कोस थीटा होता है। आप लिख लेना इसको, कोस थीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है कोस थीटा होता है। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब कोस 0 हो। कोस 0 होगा तब क्या होगा, न्यूनतम होगा। कोस 0 होगा तब न्यूनतम होगा। और कोस 180 होगा तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कोस 180 की वैल्यू -1, इसलिए मैक्सिमम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोस 0 का मान कितना होता है 1 और -P आएगा, जो क्या हो जाएगा अपना निम्नतम मान हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा अपना मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है एक विलगित पारे की बूंद को धनावेशित कर देने पर, एक विलगित पारे की बूंद को धनावेशित कर देने पर इसके घनत्व में, एक विलगित पारे की बूंद है, इसको धनावेशित करने का मतलब है कि इससे अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसके भार में कमी होगी, यानी इसके घनत्व में कमी होगी। घनत्व में वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, घनत्व में कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर वह हो जाएगा सी रॉन्ग, डी रॉन्ग हो जाएगा। घनत्व में कमी होती है। घनत्व में कमी कैसे होती है, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह कमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। एक विद्युत फ्लक्स होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि नन ऑफ दिस रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, वह रॉन्ग हो जाएगा। वोल्ट इंटू मीटर किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, इस सूत्र को आप नोट कर लेना। जो एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है किसी विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है अपनी स्क्रीन पे कि विद्युत द्विध्रुव है कोई अपना विद्युत द्विध्रुव है, इसमें जो अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका अनुपात क्या होता है। जो उसका अनुपात होता है वो होता है 2/1। क्यों ई एक्सिस बराबर क्या होता है, ई एक्सिस बराबर क्या होता है 2 गुणा ई निरक्ष, ई अक्षीय बराबर 2 गुणा निरक्ष। तो ई अक्षीय में निरक्ष का भाग दूंगा तो 2/1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बे रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना कि ई अक्षीय बराबर क्या होता है, ई अक्षीय बराबर होता है 2 गुणा ई निरक्षीय, 2 गुणा ई निरक्षीय। ये एक ना एक एग्जामों में फॉर्मूला पूछा हुआ है आपका, इसलिए आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। क्या कर लेना है, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, इस फॉर्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस फॉर्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपको इन क्वेश्चंस का फ़ायदा अपनी एग्जाम में दिख ही जाएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को छोड़कर ना जाइए। इस क्वेश्चन को एंड तक देखें, आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे वीडियो को देखने के बाद में। तो आप इन क्वेश्चंस के PYQs उठा के देखना, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे लगभग उनमें। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जब एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। एक प्रोटॉन है, एक पी प्रोटॉन है, इसको 1 वोल्ट से क्या किया जाता है, त्वरित एक्सेलरेटेड किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है 1 वोल्ट से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का मान पूछ रहा है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जैसा कि अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, EV0 होता है। क्या होता है, EV0 होता है। अपने को प्रोटॉन को 1 वोल्ट से, अर्थात V0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 वोल्ट, तो 1 ESA के ऐसे गुणा वोल्ट, 1 वोल्ट तो 1 EV हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये किससे आता है, नी विभव वाले चैप्टर में आता है, ये आइंस्टीन वाले चैप्टर में आता है, अपना फोटोन वाले चैप्टर में आता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है EV0। V0 नी विभव होता है, E अपना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बे रोंग हो जाएगा, से रोंग हो जाएगा, दे रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी पे है कि पोइज किसकी इकाई होती है। पोइज किसकी इकाई होती है, बल की इकाई होती है, जड़त्व की इकाई होती है, संवेग की इकाई होती है, या फिर दाब की इकाई होती है। जैसा कि आपको बता दूं कि ये PYQ क्वेश्चन है, पोइज हमेशा पूछा गया है एक ना एक एग्जाम में। पोइज किसकी इकाई होती है, पोइज दाब की इकाई होती है। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा निकालेंगे तो बल की विमा होती है M1 L1 T-2, और नीचे मीटर का L2 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो M1 L-1 और T-2 क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। और यही विमा होता है प्रतिबल का, क्या होता है, प्रतिबल का। क्योंकि दाब और प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है। दाब और प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपनी स्क्रीन पे है, ताप से रिलेटेड। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, बापू लगा लेना, 100% लगा लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है ताप वाला। यदि बोल रहा है क्वेश्चन की ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रत्यास्थता गुणांकों का मान, प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या हो जाएगा। यदि ताप को बढ़ा दिया जाता है, ताप को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान हो जाता है। जैसा कि आपको बता दूं कि ताप को बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस। प्रत्यास्थता गुणांक का मान यदि ताप को बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, घट जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, दोलन करता हुआ एक सरल लोलक आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका आवर्तकाल का मान क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा कि ये कोई सरल लोलक है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, करता हुआ आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है।
तो यहाँ पर जो ऊपर से नीचे गिरेगा तो a बराबर z यानी a माइनस जी, तो a माइनस जी बराबर क्या हो जाएगा 0। और अपन जानते हैं कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव का मान कितना दे रखा है 0, तो अनंत होगा, तो इसका मतलब जो दोलक है ना वो सरल लोलक का आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिरेगा तो वो क्या होगा आवर्तकाल कम होगा, रोंग, ज्यादा होगा, रोंग, दोलन ही नहीं करेगा क्योंकि उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, अनंत हो जाएगा। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं हो जाएगा, तो दोलन ही नहीं करेगा क्योंकि इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है सरल आवर्त दोलित्र में माध्य स्थिति पर, सरल आवर्त दोलित्र में माध्य स्थिति। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि सरल आवर्त दोलित्र में माध्य स्थिति पर, जो सरल आवर्त दोलित्र होता है एसएचएम उसकी माध्य स्थिति पर होता है ना वो होता है माध्य स्थिति। इस पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसका मान क्या होता है हमेशा अधिक होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसका मान तो अधिक होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है मिनिमम होता है। स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान मिनिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है उसका मान मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी का मान मैक्सिमम, स्थितिज ऊर्जा का मान मिनिमम। तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा और स्थितिज ऊर्जा कम, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए ही हो जाएगा। और ये तीनों क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा कम, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा और समान बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपकी जो माध्य स्थिति होती है सरल आवर्त दोलित्र में वहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान तो ज़्यादा होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। तो अपन अगली स्लाइड पे हाँ, तो अगली स्लाइड पे अपने टीआरक्यू क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टीआरक्यू में अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है। एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण पूछ रहा है अपने से, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण पूछ रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या होता है कि डोरी होती है ना कोई डोरी, इसको बांध दे तो इसके द्वारा जो कंपन होता है वो एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जो डोरी में कंपन होता है वो क्या होता है एक अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण होता है। और एक अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निस्पंदों के दोनों ओर स्थित कणों में कलांतर क्या होता है। निस्पंदों के दोनों ओर स्थित कणों में कलांतर क्या होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि निस्पंद यानी ये होते हैं कोई ऐसे, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम ऐसे होता है, इसका डायग्राम ये एनोड होता है, ये एनोड होता है, ये नोड होता है, ये नोड होता है। एनोड व एनोड के मध्य कालांतर कितना होता है पाई होता है। तो ये पूछ रहे अपने को कालांतर कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है निस्पंदों के दोनों और दो निस्पंदों के मध्य ऐसे बोल रहा है कालांतर कितना होता है 180 होता है। अगला क्या बोल रहा है ध्वनि तरंगों को ध्वरण नहीं होता है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। क्यों ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे होती है ना एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती है एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। जैसा कि आपको पता है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ना उनका कभी भी ध्रुवण नहीं किया जा सकता है, ध्रुवण नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अगला बोल रहा है कि जब एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि तरंग है कोई जो पानी से वायु में प्रवेश करेगी, ये ध्वनि तरंग बाहर से पानी से वायु में प्रवेश करती है, वायु से पानी में प्रवेश करती है। तो इसकी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान क्या होता है हमेशा समान होता है। जो इसकी आवृत्ति होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी मान हमेशा क्या होता है समान होता है। तो अगला अपना क्वेश्चंस क्या हो गए पूरे हो गए, अपने सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, टीआरक्यू क्वेश्चंस भी लगभग पूरे हो गए। तो अपन ने आज 25 से 30 क्वेश्चन का टास्क लिया था, 25 से 30, तो अपन ने इससे ज़्यादा ही किया है, 30 से तो ज़्यादा ही किया, आज 30 से 35 के बीच किया है। और टीआरक्यू अलग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन ने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं आज। जैसा कि कल जीके सर मनीष सर ने भी क्वेश्चंस बहुत कराए थे, जो महामैराथन ली थी उन्होंने, आज भी वह महामैराथन लेने वाले हैं। मेरे जस्ट बाद में उनका वीडियो आ रहा है महामैराथन के साथ, जिनमें उन्होंने 90 से 99 क्वेश्चंस के आसपास या फिर 100 क्वेश्चंस का टास्क लिया है। तो वो 100 क्वेश्चंस कराएंगे आपको, जो RAS में भी आए हुए हैं, IAS में आए हुए हैं
और अपने BPS UPSC CS और BSF और अपने NDA में तो आते ही है, क्योंकि UPSC है तो NDA में तो आते ही है। वह क्वेश्चन NDA में भी आते हैं, वह एयरफोर्स में भी आते हैं, वह नेवी में भी आते हैं, वह ICG में भी आते हैं और वह कोस्ट गार्ड, वह सब में आते हैं। ICG मतलब कोस्ट गार्ड ही होता है, तो कोस्ट गार्ड में भी आते हैं। सभी में एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, तो आप उनकी क्लास को भी देखें, मेरी क्लास को भी देखें और मेरी क्लास को एंड तक देखें, उनकी क्लास को भी एंड तक देखें। क्योंकि क्लास को आधा देखने में आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, आधा देखने पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड में देखकर क्वेश्चंस को एक बार वीडियो को फिर से चालू करके वीडियो के क्वेश्चंस को बिना देखे उनका आंसर देने का प्रयत्न करें और अपने स्कोर को बताएं कि आपके 30 में से बताना है, चाहे कितने ही हो, लेकिन आपको 30 में से बताना है कि आपके 25 सही होते हैं, 28 सही होते हैं, कितने। यदि आपके 25 से 30 के बीच में या फिर 22 से 30 के बीच में सही होते हैं तो आप की तैयारी सही है, लेकिन 25 से 30 के बीच में होते तो आपकी तैयारी और भी बेस्ट है। यदि 20 से नीचे होते तो एक बार आपको तैयारी की ज़रूरत है। इसलिए आप तैयारी को रेगुलर करें और क्वेश्चंस को देखते रहिए, हमारी चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके साथ NDA की तैयारी कराने के लिए पूरा प्रयत्न और पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल का नाम क्या है, ऑनलाइन स्टडी, जो आपके लिए नए नए प्रयत्न करता रहता, आपको फ्री में पढ़ा रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, शेयर करना वीडियो को, और वीडियो को कमेंट करके भी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, हमें मोटिवेशन देना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है, क्योंकि हमें सब्सक्राइब चैनल को करोगे तो ही हमारे वीडियो अन्य लोगों तक पहुँच पाएंगे। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत।